यहाँ स्टेज पर बैठे हुए थे और इस स्टेज की, इस आंदोलन की जो कमान संभाले हुए थे हमारे राकेश टिकैत साहब, उनके जज्बों को, उनके हौसलों को ये अतीक पाशा दिल से सलाम करता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई दूसरा मौका होता तो हम कहते कि गांव के बीच में खड़े हैं। कोई दूसरा मौका होता तो इन स्थितियों के बीच इस बात का जिक्र करते कि शायद ग्रामीण भारत के किसी हिस्से में हाट लगा हुआ है, मंडियां लगी हुई हैं। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। कोई दूसरा मौका होता तो यहां पर एक कतार में जो झोपड़ियां इस तरीके से तिरपाल से पटी पड़ी हैं, शायद इन्हें देखकर हम कहते कि यह ग्रामीण भारत का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मौजूदा वक्त में दिल्ली की सीमा का यह एक अनूठा सच है। लेकिन सच क्या वाकई सिर्फ इतना भर है कि गांव के गांव और गांव के भीतर रहने वाले किसान और उनके परिवार के सदस्य एक एक करके दिल्ली की सीमा पर उठकर आ गए हैं? या फिर यह पहला मौका है जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक करवट लेने की परिस्थितियां पैदा हो रही है? अगर आप ध्यान दीजिए तो मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति के वो तमाम चेहरे जिनका महत्व शायद भारत की राजनीति में बहुत होता था, उसमें आप जिक्र देश के प्रधानमंत्री का भी कर सकते हैं, देश के कृषि मंत्री का भी जिक्र कर सकते हैं, आप उसमें अलग अलग प्रांतों के अलग अलग नेताओं का भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या किसी की कोई अहमियत इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर बची है? कोई नेता का नाम ले लीजिए, किसी प्रांत के किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, यहां तक कि अगर लगता है आपको तो ओवैसी का नाम ले लीजिए, या फिर दूसरी तरफ अखिलेश यादव का नाम ले लीजिए, मायावती का नाम ले लीजिए, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी नेता का नाम लेंगे तो क्यों ऐसी स्थिति आ गई जहां पर सारे नेताओं की मौजूदगी इस देश के भीतर में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सीमा पर जमे किसानों को देख रही है? शायद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में यह एक ऐसा मोड़ है जिसमें आप दो तीन बातों पर अगर गौर करेंगे तो यह पहली बार हो रहा है। शुरुआत हुई थी तो मीडिया की जरूरत किसान आंदोलन को थी, बीतते वक्त के साथ मीडिया की जरूरत किसान आंदोलन हो गए। याद कीजिएगा तो उस दौर में किसान आंदोलन इस देश के नेताओं को खोज रहे थे। आज की परिस्थिति में देश के नेता किसानों को खोज रहे हैं। इससे पहले पार्लियामेंट में बहस हुई किसानों को लेकर, खेती कानूनों को लेकर, लेकिन हर बहस के केंद्र में सिर्फ किसान रहा। लेकिन अब पार्लियामेंट को भी समझ में आने लगा है कि दरअसल उसकी जरूरत इस देश के भीतर में तभी होगी जब वह कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ेगा। शायद ये एक राजनीतिक व्यवस्था का एक ऐसा परिचायक हो चला है भारत के भीतर में, जिसमें हो सकता है आने वाले वक्त में भारत की राजनीति ग्रामीण भारत से शुरुआत हो। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की सीमा पर जब चारों तरफ बॉर्डर्स लगा दिए गए, और बॉर्डर का मतलब यह होता है कि वहां पर जिस तरीके से लोहे के बाड़ लगा दिए गए, लेकिन किसानों की राय, और उसमें भी राकेश टिकैत कोई आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने जैसे ही इस बात का जिक्र किया हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम देश के दूसरे प्रांतों में जाएंगे, इसका मतलब क्या है? यह एक गांधीवादी तरीका है। याद कीजिए महात्मा गांधी ने इस देश में दांडी मार्च किया था, नमक आंदोलन किया था। अंग्रेज दिल्ली में बैठे थे, वो शिमला में बुला रहे थे बातचीत के लिए, लेकिन वहां पर बातचीत के लिए महात्मा गांधी नहीं गए। उन्होंने कहा नमक आंदोलन होगा, दांडी मार्च निकला और एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए, समूह जुड़ता चला गया और यह परिस्थिति धीरे धीरे आई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत की भी एक लिहाज से चूल्हे हिल रही थी। और अगर ध्यान दीजिए, दिल्ली अगर आपकी सियासत, आपकी मांगों की जरूरत में नहीं आती है तो फिर एक सवाल यहां से शुरू होगा, क्या दिल्ली अकेली पड़ रही है? क्या दिल्ली की सियासत इस देश के साथ सरोकार नहीं रखती है, इसलिए ऐसी स्थितियां आ गई हैं? यह हो सकता है, यह हो इसलिए सकता है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब मौजूदगी लगातार बढ़ने लगे और पार्लियामेंट के भीतर भी जो 14 साढ़े 14 घंटे की बहस है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे होनी है, उस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बातचीत करते हुए राज्यसभा के भीतर पार्लियामेंटरीज तय करें कि पहले हम बॉर्डर पे जाएंगे, स्थितियों का आकलन करेंगे और उन स्थितियों पर एक रिपोर्ट भी वहां के स्पीकर को सौंपी जाएगी।
पता नहीं होता इतिहास कब किस मोड़ पर किस तरीके से प्रकट भी हो जाए और किस तरीके से करवट भी बदल ले। किसानों का यह आंदोलन चाहे 3 कानूनों को लेकर है, लेकिन एक सच जरा समझने की कोशिश कीजिए, भारत वाकई दुनिया के लिए एक सबसे बड़े बाजार के तौर पर है और भारत का किसान और भारत का मजदूर सबसे सस्ते तौर पर उपलब्ध औजार के तौर पर है। और भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अगर मुनाफा चाहिए तो उसे किसान और मजदूरों को रौंदना ही होगा, उसे गुलाम बनाना ही होगा। और गुलामी का मतलब यहां पर शायद पर कैपिटा इनकम है और शायद न्यूनतम आय है। भारत की स्थिति दुनिया के मानचित्र पर किसान और मजदूरों को लेकर अगर प्रति किसानों की प्रति महीने और प्रति सालाना आय, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अगर सबसे कम है, वह भी एशिया में सबसे कम है, अपने पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उस राजनीति को अगर अच्छा लगता है मुनाफा कमाना और मुनाफे के जरिए देश की इकोनॉमी को डेवलप करना और उस इकोनॉमी को राजनीतिक तौर पर सत्ता में खुद को बनाए रखने के लिए कार्य करना, तो शायद मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन की पहली सीख राजनीतिक सत्ताओं को यही हो चली है कि हम दिल्ली की तरफ नहीं देखेंगे, हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। कल राकेश टिकैत यहां से निकले तो दिल्ली को रौंदते वो जिंद नहीं पहुंचे थे और जिंद के लोग भी दिल्ली से निकलकर नहीं पहुंचे थे, जिंद के लोग भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए थे। खुद राकेश टिकैत भी यहां से निकले तो सीधे उन्होंने हरियाणा बॉर्डर पकड़ा जो नोएडा से होते हुए निकलता है, उस रूट को पकड़ा, यानी दिल्ली बीच में नहीं आई। दिल्ली की ताकत अपने आप में कितनी है, इस देश की राजनीतिक चुनाव में लोकतांत्रिक परिस्थितियों में अगर संसदीय लोकतंत्र को भी जीना है तो अगर दिल्ली को समेटिएगा तो दिल्ली की तादाद तकरीबन 1.25 करोड़। दिल्ली के भीतर बैठे हुए पार्लियामेंट्रीज की जो टोटल नेटवर्थ है वह शायद उत्तर प्रदेश के कुल नेटवर्थ से ज्यादा की है। सांसदों के सरोकार जनता से कैसे होंगे अगर उनका बैंक बैलेंस नेटवर्थ करोड़पतियों की दिशा में जा रहा है। इस देश की इकोनॉमी का सच यह है कि पहली बार गांव से ट्रैक्टर में लद लद कर आलू, चावल, प्याज, मटर सारी चीजें इन इलाकों में आ रही है और लगातार यहां पर लंगर भी बना हुआ है, लोग भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। सवाल यह है कि अगर बैरिकेड से डराया जा सकता है तो हो सकता है कल आने वाले वक्त में इनको कुचल भी दिया जाए, लेकिन यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है कि किसानों के बीच हर परिवार से अगर एक शख्स आ रहा है और 5 लाख के तकरीबन किसानों की आवाजाही इस दौर में हो चली है तो 50 लाख के भीतर जो करंट होगा, जो गुस्सा होगा, जो इस व्यवस्था को लेकर सवाल होंगे, उनका क्या होगा। भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं है यह पहला आंदोलन है, लेकिन यह पहला आंदोलन इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले के तमाम आंदोलनों को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वह जातियों में बांटा गया, आंदोलनों को धर्मों में भी बांटा गया, लेकिन यह पहली बार हिंदू बनाम हिंदू की परिस्थितियां हैं। इस आंदोलन के भीतर आपको जाट भी नजर आएगा, आपको यादव भी नजर आएगा, आपको ऊंची जाति के लोग भी नजर आएंगे, आपको ओबीसी भी नजर आएगा। और अगर यह परिस्थिति किसी आंदोलन को मजबूत उस दिशा में कर रही है जहां राजनीतिक सत्ता एक अहंकार पाले हुए है कि हमने इस कानून को लागू कर दिया तो कर दिया, सवाल यहां पे अहंकार का नहीं है, सवाल यह है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने अपने तौर पर इस देश में एक ही संदेश दिया है कि दिल्ली में बैठी हुई सत्ता सबसे ताकतवर है, वो जो फैसले लेती है वो इस देश के हक में लेती है और हक में लिए गए फैसले ही लोकतंत्र के अनुकूल होते हैं और लोकतंत्र को जीने का मतलब चुनाव को जीतना होता है और चुनाव को जिताने के लिए 2014 से कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में 2019 में चुनाव जीत गए तो 2024 में भी जीत जाएंगे। यह एक सामान्य सी परिभाषा है, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ अगर आंदोलन से उठे हुए मुद्दे भी अगर किसी चुनाव के तौर पर वो ग्राउंड जीरो के तौर पर इशू के तौर पर खड़े हो जाए तब क्या होगा। अगर 2024 का चुनाव, अगर 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, अगर 2021 का असम, बंगाल समेत 5 राज्यों का चुनाव, सबके केंद्र में अगर किसान आ जाएगा तो हर प्रांत की स्थिति मौजूदा वक्त में यह है कि किसानी के बगैर किसी भी राज्य की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। यह एक अनूठा सच है और आपको जानकर हैरत होगी
कि पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी और इस देश के तमाम फसल उत्पादन में बंगाल जो है अव्वल नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा उत्पादन फसल का कहीं होता है तो वो बंगाल का होता है। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब आता है, पंजाब के बाद गुजरात आता है, गुजरात के बाद हरियाणा आता है। यह एक कैटेगरी है देश में अनाज का उत्पादन करने वालों की। अब इसके पैरेलल में जब आप चलेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में किसी राज्य की इकोनॉमी को अगर एग्रीकल्चर ने संभाला हुआ है, कृषि अर्थव्यवस्था ने संभाला हुआ है और वो राजनीति को टक्कर देने की स्थिति में आ रही है। क्योंकि कल जब जिंद में इस बात का जिक्र किया गया कि हम गद्दी का भी जिक्र आपके साथ कर सकते हैं, यानी 3 कानून वापसी नहीं, गद्दी वापसी का भी जिक्र हो जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक पॉलिटिकल ऐलान है। और पॉलिटिकल ऐलान उन पंचायत और लोगों के बीच में हो रहा है जिनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पहचान नहीं है। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पंचायत नहीं जुड़ी होती है। पंचायत उस इलाके के जो गांव होते हैं वहां के जरिए सबको जोड़ा जाता है और पंचायत का फैसला उस गांव को इसलिए मान्य होता है क्योंकि उसकी एक अहमियत और उसकी एक ताकत और उसकी एक मान्यता लोगों से जुड़ी हुई होती है। दिल्ली में बैठी हुई संसद के सरोकार इस देश के गांव से नहीं बचे हैं, लेकिन पंचायतों के सरोकार उस गांव से बचे हुए हैं जिन गांव को वो संबोधित करते हैं। शायद राजनीतिक तौर पर यह गद्दी वापसी का फैसला हो सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने इसे अभी अपने तौर पर नहीं कहा है। यहीं से आखिरी सवाल शुरू होता है, क्या पार्लियामेंट अपनी उस ताकत को धीरे धीरे गंवा रहा है? इस देश में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला संसद और उसके भीतर सांसद के तौर पर पहुंचने वाले लोगों की महत्ता धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। क्योंकि जब हमने एक फहरिस्त में नाम लिया, चाहे आप आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लीजिए, चाहे हैदराबाद के सांसद ओवैसी का नाम लीजिए, चाहे इधर नीतीश कुमार का नाम लीजिए, चाहे उधर गहलोत का नाम लीजिए, चाहे ममता बनर्जी का नाम ले लीजिए, या शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लीजिए, या येदियुरप्पा का नाम ले लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए, आज की तारीख में इस देश का सच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसानों को देख रहा है, किसानों के आंदोलन को देख रहा है। और यहां यह समझना होगा, हम चूंकि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, गाजीपुर बॉर्डर का मतलब अचानक इतनी महत्ता के साथ क्यों लिया जा रहा है, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि यह आंदोलन शुरू सिंधु बॉर्डर से हुआ था। सिंधु बॉर्डर में पंजाब के किसान पहुंचे थे जिनकी बोली पंजाबी थी, जो सिख थे और पंजाबी बोलते थे। और भारत की राजनीति में जो गुरुमुखी में लिखा जाता है या जो पंजाबी शब्द कहा जाता है, वो जाहिर है सीधे तौर पर पंजाब के वोटरों को ही प्रभावित कर सकता है, पंजाब की जनता को ही प्रभावित कर सकता है। लेकिन राकेश टिकैत जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वो भाषा न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं इलाहाबाद तक के किसान, और हो सकता है गोरखपुर और बनारस का किसान भी उस भाषा को समझता होगा, हरियाणा का किसान भी उस भाषा को समझता है, राजस्थान का किसान भी उस भाषा को समझता है, मध्य प्रदेश का किसान भी उस भाषा को समझता है। इसका मतलब यह है कि पूरे हिंदी हार्टलैंड में यानी बात पंजाब से शुरू हुई थी और पूरे हिंदी हार्टलैंड में अगर किसान किसानी के मुद्दे को लेकर धर्म और जाति से बाहर निकलकर मौजूदा वक्त की सियासत को चुनौती दे देगा, तब मौजूदा वक्त में भारत के हिंदी हार्टलैंड की सियासत पलट जाएगी। और उस सियासत को पलटने के लिए किसी राजनीतिक दल के आने की जरूरत नहीं है। पहली बार गांव के लोग अगर राजनीति तय करने लगे तो फिर कॉरपोरेट का जिक्र नहीं होगा, अंबानी अडानी का जिक्र नहीं होगा, इस देश में वर्ल्ड बैंक और IMF का जिक्र नहीं होगा, इसका जिक्र भी नहीं होगा कि अमेरिका ने सपोर्ट किया एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर। लेकिन यह भी समझना होगा, अमेरिका अगर सपोर्ट कर रहा है, IMF अगर सपोर्ट कर रहा है, तो उसके पीछे वजह बहुत साफ है। अमेजन अमेरिका बेस्ड कंपनी है, वॉलमार्ट अमेरिका बेस्ड कंपनी है, कॉस्टको अमेरिका बेस्ड कंपनी है। उनकी अपनी जरूरत है वहां की इकोनॉमी को डेवलप करने की, और भारत की सियासत अभी भी उस इकोनॉमी के आश्रय ही सियासत साध रही है। तो क्या यह माना जाए कि भारत के भीतर में एक बड़ा परिवर्तन गांव से हो सकता है? क्या यह माना जाए कि पंचायतों की एक एक फहरिस्त जो लगातार नजर आ रही है,
वह फेरिस्त अगर इस समूचे देश को अपनी आगोश में ले ले तो क्या भारत की राजनीतिक परिभाषा जो अभी तक बीजेपी, कांग्रेस या जो भी छिटपुट नेताओं की जो फेरिस्त रही है, जो इनके पार्टी के घोषणा पत्र रहे हैं, उससे हटकर होगी? क्योंकि ध्यान दीजिएगा एक बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो जनता को जिन सुविधाओं को देने का जिक्र करता है वो सारी चीजें इस देश के संविधान में दर्ज है। यानी 1950 के बाद से इस देश के किसान मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए था, दलितों को हक मिलना चाहिए था, ट्राइबल्स को हक मिलना चाहिए था, आदिवासियों को हक मिलना चाहिए था, और इसके लिए बाकायदा उसके आर्टिकल्स हैं। लेकिन हक किसी को नहीं मिला। पावरफुल कौन हुआ? जो इस राजनीति में आया और जिसने इस राजनीति के जरिए गद्दी प्राप्त कर ली। और अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके पास कोई गद्दी नहीं है, उनकी सियासत किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है। और उसके बाद भी अगर यह समा है और इस तरीके से दिल्ली की चौखट पर आकर लोग 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, अब तो तीसरा महीना चल पड़ा है, और जब यह बात हो रही है कि हम इसे आने वाले वक्त तक चलाएंगे, तो यह मैसेज क्या है? यह मैसेज भारत के भीतर जो ग्रामीण भारत का हिस्सा है वह अपने तौर पर कैसे कॉन्शियस हो रहा है, वो कैसे जागरूक हो रहा है, यह भी उसकी समझ अब धीरे धीरे डेवलप होगी। क्योंकि जब अपने हक के बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है तब वो समझ पा रहे हैं कि 3 कानून और एमएसपी यह तो बहुत पहले चीजें हो जानी चाहिए थी। एमएसपी के तहत लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जिक्र कर दिया था 22-23 फसलों का, वो आज तक नहीं हो पाया। जबकि इसी पार्लियामेंट के भीतर में कॉरपोरेट को टैक्स माफी से लेकर जितने भी लाइसेंस दिए गए जो ग्रामीण भारत को खोद डालते हैं, जैसे माइनिंग का लाइसेंस, माइनिंग के लाइसेंस का भी राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने इसलिए किया था क्योंकि वो समझ गई थी कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट पर और पैसे वालों पर नकेल कस पाने के लिए हमारे पास कोई औजार ही नहीं है। और ये एक सच है कि भारत में कॉरपोरेट पर आप नकेल नहीं कस सकते हैं। यह तमाम फील्ड में देखा जा सकता है, किसी दूसरे फील्ड में जाने की क्या जरूरत है। एजुकेशन और हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए कॉरपोरेट वहां पर कैसे घुस गया है, और मुनाफे के लिए उसने सिर्फ पैसे वालों के लिए एक पूरी की पूरी चेन खड़ी कर दी है। भारत में जो पूरे राज्यों का और केंद्र का हेल्थ बजट है उससे कहीं ज्यादा कॉरपोरेट को हेल्थ सेक्टर से मुनाफा मिल जाता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है। भारत के भीतर में जो एजुकेशन का बजट है उस एजुकेशन बजट से ज्यादा प्रॉफिट कॉरपोरेट को उस प्राइवेट एजुकेशन के जरिए मिल जाता है। तो फिर एग्रीकल्चर की क्या बिसात है जहां पर कॉरपोरेट घुस जाएगा तो क्या जानेंगे। शायद इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोग धीरे धीरे सही लेकिन अब समझ रहे हैं। इसीलिए जो भाषणों का दौर चल रहा है उस पर जब गौर कीजिएगा तो यहां पर नेताओं की वाहवाही नहीं होती है, अपने मुद्दों को उभारने का प्रयास होता है। ग्रामीण इलाकों से जो अनाज आ रहा है, जो रसद आ रही है, कल तक ये इस बात का जिक्र होता था सिर्फ गुरुद्वारों से आ रहा है, अब सिर्फ गुरुद्वारे नहीं बचे हैं, खेतों से आ रहे हैं, मंडियों से आने लगे हैं, क्योंकि सबको समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि स्थिति आने वाले वक्त में और विकट हो जाएगी। शायद इसीलिए एक आखिरी सवाल, इस देश के भीतर में राजनीतिक व्यवस्था जो पूंजी और अपराध पर टिकी हुई है, कोई भी सांसद तभी चुनाव जीत सकता है उसके पास पैसा हो, या कोई भी क्रिमिनल पैसे के आश्रय चुनाव जीत जाता है। इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के 4298 एमएलएस विधायक जो हैं उसमें से 1258 एमएलए जो हैं वो दागी हैं। पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए 543 सांसदों में से 212 सांसद दागी हैं और करोड़पति लगभग 92% है। किसान ना तो दागी है, यानी ना तो उसने कोई क्राइम किया है और ना किसान करोड़पति है। भारतीय राजनीति के भीतर यही एक सबसे मोटी लकीर है। और शायद जो कंक्रीट की दीवार बॉर्डर पे खड़ी की गई है, जो कील ठोकी गई है, जो सरिया ठोका गया है, जो पुलिस की मौजूदगी की गई है, बॉर्डर वो नहीं है। पहली बार बॉर्डर इस देश की ग्रामीण मानसिकता के भीतर, किसान मजदूर के भीतर यह सोचकर बन रहा है कि यह पार्लियामेंट हमारी नहीं है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे अनुकूल नहीं हो रहे हैं। इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो है, यानी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं,
वह भी हमारी नहीं है। यह सबसे बड़ी दीवार है और इस लक्ष्मण रेखा को कौन मिटाएगा? शायद आने वाले वक्त में भारत की राजनीति में किसी स्टेट्समैन को अगर आना पड़ेगा तो वो शहर से निकलकर नहीं आएगा, यह भी आप लिख लीजिए। वो ग्रामीण इलाकों से निकलकर ही आएगा। और शायद यही वो परिस्थितियां है जिसमें हम जब यहां आते हैं तो महसूस कर पाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में तिरपालों में रात रात गुजारते हुए लोग, यह कोई आसान बात नहीं है। इससे मुश्किल स्थिति होती नहीं है। शायद यही असल में इस देश के भीतर का बॉर्डर है जो लोगों को समझ में आने लगा है और सरकार के लिए एक चेतावनी भी है, एक ललकार भी है, एक चुनौती भी है कि मान जाइए, अन्यथा आने वाले वक्त में भारत की सियासत, इस देश की ग्रामीण सोच खुद ब खुद बदल देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसुमन वाजपेयी जिंदाबाद।